Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss OET reading part B. So the first question is, what does this manual tell us about platelet plug? So firstly हम डिस्कस करेंगे कि हम पार्ट बी को अप्रोच कैसे करते हैं. ठीक है, किस तरीके से हमें सॉल्व करने के लिए अप्रोच करना चाहिए पार्ट बी को. फर्स्ट हमें क्वेश्चन रीड करना है. ओके, देन हमने रीड करना है हमारे ऑप्शंस, मीन्स आंसर हो गए. इनमें से कोई एक आंसर होगा तो आंसर्स बोल देते हैं. QAT फॉर्मेट हमने फॉलो करना है. फर्स्टली हमें क्वेश्चन पढ़ना है, देन हमें ऑप्शंस पढ़ने हैं, देन हमने टेक्स्ट पे जाना. सो QAT फॉर्मेट हमने फॉलो करना है. ओके, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें अगर मान लो यहाँ पे प्लेटलेट प्लग ना दिया होता, ओके, प्लेटलेट प्लग ना दिया होता, हमसे डायरेक्टली ये पूछा होता कि व्हाट डज दिस मैनुअल टेल्स अस तक होता, तो ये जिस्ट बेस्ड क्वेश्चन होता. ठीक है, बट इसमें रेफरेंस दिया हुआ है प्लेटलेट प्लग का, तो इन्फ्रेंस बेस्ड है. मतलब हमारा आंसर जहाँ पे भी आएगा वो ऑलमोस्ट एंड में होगा. ठीक है, दूसरा, अगर जैसे मैंने बोला, अगर यहाँ तक होता ये क्वेश्चन, अबाउट तक, टेल्स अस तक होता, तो पूरा टेक्स्ट हमें पढ़ना पड़ता, फिर उसका मतलब समझना पड़ता, क्योंकि जिस्ट बेस्ड क्वेश्चन में मेन आइडिया के लिए हमें पढ़ना पड़ता है सारा. लेकिन यहाँ पे आपको प्लेटलेट प्लग दिया है तो आपको पूरा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ पे भी प्लेटलेट प्लग दिया होगा हम वहीं से स्टार्ट करेंगे पढ़ना. सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब हम अपने ऑप्शंस पे जाएंगे, अपने आंसर्स पे जाएंगे. सो फर्स्ट ये कह रहा है obstruct the aperture and contain the blood flow. ओके, सो इसका मतलब होता है, इसको अपेचर करके प्रोनाउंस करते हैं हम. ठीक है, इसका मतलब होता है स्मॉल ओपनिंग. मे बी कहीं पे कट है तो उस ओपनिंग को हम बोल रहे हैं अपेचर. और प्लेटलेट प्लग होता है जब उस ओपनिंग में मान लो ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ी देर बाद जब प्लेटलेट फॉर्मेशन, प्लग फॉर्मेशन होती है, थ्रोम्बस बोल लो आप उसको, तो वो प्लग फॉर्मेशन की वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है. तो आप देखो, ऐसे समझो, प्लेटलेट प्लग फॉर्म हुआ यहाँ पे अपेचर में, स्मॉल ओपनिंग इज देयर, जहाँ से ब्लीडिंग हुई वहाँ पे प्लेटलेट प्लग क्रिएट हुआ, मतलब थ्रोम्बस हुआ. क्लॉट, इजी लैंग्वेज में बोल लो, क्लॉट इज लिटिल बिट डिफरेंट, बट स्टिल जस्ट टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ. ठीक है, हम इसको मान लेते हैं क्लॉट बना एक ओपनिंग में जहाँ पे कट लगा है, एंड वहाँ पे उसको बोल दिया हमने प्लेटलेट प्लग. अब इसके बारे में क्या कह रहा है टेक्स्ट, ऑब्स्ट्रक्ट द अपेचर एंड कंटेन द ब्लड फ्लो. प्लेटलेट प्लग क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है अपेचर को और कंटेन कर रहा है ब्लड फ्लो को. ठीक है, सेकंड ऑप्शन है ऑक्लूड. जब भी हमने क्वेश्चन रीड करना है हमने अपना आंसर्स के साथ मैच करके उसको पढ़ना है. अब हमें हमसे प्लेटलेट प्लग पूछा है, हम बार बार इसको इसके साथ लेके चलेंगे. पहले हमने इसके साथ पढ़ा, अब हम इसके साथ पढ़ेंगे. प्लेटलेट प्लग occludes the aperture and continue the blood flow. Again, platelet plug open the aperture and stops the blood flow. तो जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, अगर ये प्लेटलेट प्लग अपेचर को ओपन करेगा तो ब्लड स्टॉप नहीं होगा. ओके, सो हमें ये यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा सा उल्टा स्टेटमेंट दिया है इन्होंने, कि अगर प्लेटलेट प्लग ओपन करेगा अपेचर को तो वो स्टॉप कैसे करेगा. या तो अगर वो ओपन कर रहा है तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगा, अगर वो क्लोज कर रहा है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा वो. ठीक है, ओपनिंग अगर बंद होगी ऑब्वियस सी बात है तो ब्लीडिंग स्टॉप होगी, बट ये उल्टा कह रहा है. ये कह रहा है प्लेटलेट प्लग ओपन करता है अपेचर को एंड स्टॉप करता है ब्लड फ्लो को. सो एक गैसिंग टेक्निक से हमने क्या किया, हमने पार्ट सी, सॉरी, ऑप्शन सी हमने एलिमिनेट कर दिया. ठीक है, अभी हम टेक्स्ट पे नहीं गए हैं बट हमने गैसिंग टेक्निक यूज़ करा है. अब हम अपने आंसर्स को श्योर करने के लिए
टेक्स्ट पढ़ेंगे और इसको साथ के साथ हम चेक करेंगे कि हम जो आइडिया लगा रहे हैं वो सही है या नहीं है। ओके, सो इट क्रिएट्स प्लेटलेट फंक्शन एनालाइजर 100 सिस्टम। इट क्रिएट्स एन ओके प्लेटलेट प्लग के बारे में हम देखेंगे कहाँ पे दिया है। फटाफट अगर हम एक नज़र स्कैनिंग भी करेंगे तब भी कहीं दिया नहीं है कहाँ। ओके, platelet plug, okay, here a platelet plug is formed which gradually occludes. Okay, so occlude का कहाँ कहाँ दिया है, ये दिया है। occlude and obstruct is the same thing, okay, so don't get confused. The aperture and यहाँ पे भी occlude कर रहा है aperture को, obstruct the aperture, occlude the aperture, सेम है। ओके, यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट सेम जा रही है। अब ये ओपन वाला तो बिल्कुल ही आउट ही हो गया, हमारी गेसिंग टेक्निक से ये आउट हो गया था, बट स्टिल देन एंड अल्टीमेटली द ब्लड फ्लो थ्रू द अपेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस। इसने पहले बोला है कि उसने क्या किया, प्लेटेड प्लग ने ग्रेजुअली अपेचर को, ओपनिंग को ऑक्लूड करा, ऑब्स्ट्रक्ट करा एंड अल्टीमेटली ब्लड फ्लो को थ्रू द ओपनिंग और थ्रू द अपेचर ग्रेजुअली डिक्रीज किया एंड इवेंचुअली स्टॉप। ठीक है, ठीक है, हमारा आंसर यहाँ तक आ चुका है। अब हम इस लाइन को अपनी दो ऑप्शंस के साथ मैच करते हैं। ओके, बी से स्टार्ट करते हैं। occludes द aperture एंड कंटिन्यूज द ब्लड फ्लो। लेकिन उसने क्या बोला है, इवेंचुअली द ब्लड स्टॉप्स, ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड लेटर ऑन इवेंचुअली स्टॉप्स द ब्लीडिंग। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आउट होता है। ओके, बचा हमारे पास ऑप्शन ए, obstruct the aperture and contain the blood flow. Contain means stop, stop करना, contain मतलब देखो एक प्रोसेस को हमने जब रोक के रख लिया तो वो स्टॉप ही हो गया। कंटेन मतलब रखना एक जगह पे, कांस्टेंट। ठीक है, कंटेन करना, जैसे हम किसी चीज को बोलते हैं ओके जैसे कंटेन कर लो इसको, कंटेन मतलब एक जगह पे रोक के रखना। तो ये इवेंचुअली इसका मतलब यही है, स्टॉप। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए कंटिन्यू द ब्लड फ्लो और यहाँ पे इवेंचुअली स्टॉप, टोटली अपोजिट इंफॉर्मेशन दी है, और यहाँ पे तो टोटली फ्रंट पे ही ऑपोजिट इंफॉर्मेशन है। तो दैट्स हाउ वी विल एलिमिनेट आवर ऑप्शंस। ओके, सो हमारे पास आंसर आता है ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्या करना, जब भी मैं क्वेश्चन स्क्रॉल करूं प्लीज आप स्क्रीनशॉट लो, उसको सॉल्व करो, देन आप वीडियो प्ले करो। ओके, ओके, सो क्वेश्चन 2, द पर्पस ऑफ दीज नोट्स अबाउट एंड मैनीक्विंस इज टू। अगेन उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दिया है जिसके बारे में हमें पढ़ना है और हमने आंसर फाइंड आउट करना है कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्या पर्पस है इन नोट्स का मैनिक्विन्स के बारे में, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, सो मैनिक्विन्स क्या होता है, आर्टिफिशियल बॉडी होती है। जैसे शॉप्स में या मॉल में हम देखते हैं आर्टिफिशियल, जो डमी हम बोल सकते हैं, डमी पे कपड़े लगाए होते हैं उन्होंने जस्ट टू डिस्प्ले। वैसे ही मेडिकल हमारे सिस्टम में, हॉस्पिटल्स में, कहीं पे भी जहाँ पे ट्रेनिंग होती है मेडिकल सिस्टम की, जैसे नर्सेस की, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग चलती है, मेडिकल कॉलेजेस में मैनिक्विन्स होते हैं हमारे पास, हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस के लिए मैनिक्विन्स होते हैं कि जो प्रोसीजर हम डेली पेशेंट्स पे नहीं परफॉर्म कर सकते डायरेक्टली लर्निंग टाइम पे, उनको हम मैनिक्विन्स पे करते हैं। जैसे आजकल एडवांस थोड़ा सा मैनिक्विन्स आना शुरू हो गए हैं जिसमें जैसे सीपीआर करना, लाइफ सेविंग जो प्रोसीजर होता है, वो मैनिक्विन्स थोड़े से एडवांस है जिसमें वो वॉइस भी होती है, आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अपनी टेक्निक सीपीआर की, वो वॉइस आउट करते हैं। तो मैनिक्विन्स, वो उन मैनिक्विन्स के बारे में बात हो रही है हॉस्पिटल में जो यूज होते हैं। ओके, पर्पस ऑफ दीज नोट्स अबाउट एन मैनिक्विन इज टू। ये नोट्स क्यों दिए गए हैं, इनका क्या पर्पस है, ये क्या बोल रहे हैं मैनिक्विन्स के बारे में, ये हमने फाइंड आउट करना है। अपनी टेक्निक सेम, क्वेश्चन एंड देन आंसर्स पे हम जाएंगे। ओके, इंट्रोड्यूसिंग अ फॉर्म ऑफ सब्सटीट्यूट ट्रेनिंग। ओके, टेक्स्ट में ये कह रहा है कि इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एक फॉर्म मतलब तरीका
सब्स्टिट्यूट मतलब डुप्लीकेसी, डुप्लीकेट मतलब एक चीज नहीं है तो उसकी जगह पे दूसरी, सेम सेम बट डिफरेंट। ओके, डुप्लीकेट चीज जब भी हम किसी की जगह पे यूज करते हैं तो उसको हम सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं। या फिर जब कोई पर्सन नहीं है उसकी जगह पे कोई और काम करने के लिए हमने हायर किया, या मान लो एक पर्सन कोई आज नहीं आया है तो उसकी जगह पे एक दिन के लिए किसी और को रख दिया, उसको सब्स्टिट्यूट कहेंगे हम। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट ट्रेनिंग के बारे में इंट्रोड्यूस किया है इस पैराग्राफ में, ऐसा ये कह रहा है, गिव गाइडेंस ऑन पोटेंशियली डेंजरस प्रोसीजर। अब ये कह रहा है कि इस टेक्स्ट में मैनिक्विन्स के साथ साथ मैनिक्विन्स इज टू गिव, अच्छा ये ऐसे पढ़ना है ना हमने, तो देखो मैनिक्विन्स इज टू गिव गाइडेंस ऑन पोटेंशियली डेंजरस प्रोसीजर। अब अगर हम एक अपना माइंडसेट लगाएं तो मैनिक्विन्स कैसे गाइडेंस दे सकती है ऑन पोटेंशियली डेंजरस प्रोसीजर के ऊपर? मैनिक्विन्स कैन नॉट स्पीक, तो वो हमें गाइडेंस नहीं दे सकती है। मैनिक्विन्स इज टू recommend a new procedure in a safe way। अगर यहाँ पे मैनिक्विन इज टू, अगर यहाँ पे रेकमेंड ना होता, ठीक है, या फिर यहाँ पे प्रोसीजर की जगह इज अ न्यू वे होता, तो भी हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखो, मैनिक्विन इज टू recommend, हाउ अ मैनिक्विन कैन recommend a new procedure? इट इज ग्रामेटिकली नॉट करेक्ट। ओके, बट ये अभी हमारी गेसिंग टेक्निक्स है, अभी हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, हो सकता है सब उल्टा पढ़े, लेकिन अपनी गेसिंग टेक्निक्स हम लगा के चले तो मुझे इन दोनों का तुक नहीं बन रहा है। ये मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है कि मैनिक्विन इज टू इंट्रोड्यूसिंग अ फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूट ट्रेनिंग। तो ये तुक बन रहा है कि जो मैनिक्विन्स होते हैं वो एक सब्स्टिट्यूट ट्रेनिंग के लिए एक न्यू फॉर्म है। ठीक है, ऐसा कुछ समझ में भी आ रहा है। तो अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट पढ़ लेते हैं एक बारी कि टेक्स्ट क्या कहता है। ठीक है, तो मैनिक्विन्स आर ग्रेट वे टू फेमिलियराइज योर सेल्फ। ठीक है, फेमिलियराइज मतलब अपने आप को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना, या फिर एक नया, मैनिक्विन्स कह रहा है एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाने का, with a new procedure and also maintain familiarity with the previously learned procedure। और also mannequins जो है वो एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपने पहले सीखा है, उन प्रोसीजर को बार बार करने के लिए मैनिक्विन्स पे आप कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है किसी को। अगर आप पेशेंट्स पे देखो, आप सीखोगे तो आप पेशेंट को भी परेशान कर रहे हो और आप इतने अभी सफिशिएंट भी नहीं हो कि आप उसको सही तरीके से कर पाओ, तो पेशेंट को नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो मैनिक्विन्स पे तो कोई ऐसा लाइफ का डेंजर नहीं है, तो आप उस पे जो सीखी हुई चीजें हैं आप उसको दोबारा कर सकते हो। ओके, आगे वो कहता है दे आर स्पेशली यूजफुल फॉर इनफ्रिक्वेंटली परफॉर्म्ड। स्पेशली वो तब यूजफुल है जब कोई ऐसे प्रोसीजर जो हम रेगुलरली नहीं करते हैं। इनफ्रिक्वेंटली परफॉर्म मीन्स कुछ ऐसे स्पेशल डेंजरस बोल लो, या फिर थोड़े से ऐसे प्रोसीजर जो हम रेगुलरली यूज नहीं करते हैं अपने डिपार्टमेंट में। मान लो हमारे पास 50 पेशेंट है, तो 50 में सबकी मेडिकेशन चल रही होंगी, आईवी ड्रिप सबके चल रहे होंगे, सबका कुछ ना कुछ जो जनरली यूजुअली चल रहा होगा। लेकिन इनफ्रिक्वेंटली जैसे मान लो कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, ऐसा कोई प्रोसीजर, कुछ कौन सा और कौन सा हो सकता है, लंबर पंक्चर हो गया, या फिर कोई भी ऐसे प्रोसीजर जो नॉर्मली नहीं होते हैं, कोई कभी कभी ऐसे हो गया कुछ प्रोसीजर, है ना, उन प्रोसीजर की यहाँ पे बात कर रहा है ये। स्पेशली कह रहा है कि यूजफुल है जब इनफ्रिक्वेंट परफॉर्म्ड प्रोसीजर जो होते हैं हम उनको मैनिक्विन्स पे कर सकते हैं। पोटेंशियली डेंजरस प्रोसीजर, हाँ वही बात आ गई, सच है सर्जिकल चेस्ट ड्रेनेज इंसर्शन। मैनिक्विन्स आर Mannequins alone are not an acceptable substitute for multiple supervised procedure। कह रहा कि मैनिक्विन अकेला एक ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं है, तरीका नहीं है जिनको सुपरवाइज्ड प्रोसीजर करने के लिए हम यूज करते हैं ऑन रियल पेशेंट्स। ओके, बट कह रहा है कि देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूट ट्रेनिंग इंक्लूड्स द यूज ऑफ एनिमल मॉडल
which carries ethical implication and high fidelity simulation। कह रहा है कि मैनिक्यून्स तो वो हैं जैसे जो जिनमें कोई भी सिमुलेशन नहीं है, वॉइस नहीं है। अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं तो मैनिक्यून्स विल नॉट रिएक्ट, या फिर उसमें से कोई ऐसा रिएक्शन आपको नहीं आएगा जिससे आपको पता चले कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मैंने पहले बोला कि अभी आजकल कुछ एडवांस मैनिक्यून्स आ रहे हैं जिसमें अगर हम कैनुला लगाएंगे तो वो बैक फ्लो भी आएगा। ठीक है, क्योंकि वो उनको बनाते टाइम उनके अंदर वेन्स आर्टरीज में वो उस तरीके की फॉर्मेशन की गई है उनमें। तो अगर हम वेन में अच्छे से कैनुला नहीं लगा रहे तो बैक फ्लो नहीं आएगा। सीपीआर अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो वो साउंड आएगा कि करेक्ट नहीं है। इस तरीके के मैनिक्विन्स आ रहे हैं, तो ये वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। एनिमल मॉडल्स आ रहे हैं आजकल। फिर बट वो कैरी करते हैं एथिकल इम्प्लीकेशन, मतलब फेयर उस पे हम करते हैं इसको, जैसे जिसको बोलते हैं कि लीगल। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि हम एनिमल्स पे, रियल एनिमल्स पे या रियल पेशेंट्स पे ये वाले प्रोसीजर करने वाले हैं। बट ये बिल्कुल ऐसे मैनिक्विन्स होते हैं, लेकिन उनमें से थोड़ा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स हमें मिलता है। कह रहा है कि मैनिक्विन्स अकेले नहीं है सब्स्टिट्यूट, ये भी हैं। तो अभी जितना भी हमने पैरा पढ़ा है, आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, अब हम दोबारा वापस अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। ओके, सो देखो, सी से शुरू करेंगे। हमने जैसे बात करी थी कि कहीं पे भी रेकमेंड अ न्यू प्रोसीजर, नए प्रोसीजर की बात नहीं करी है कि इस प्रोसीजर को सेफ वे में किया जा सकता है। ठीक है, या फिर मैनिक्विन्स रेकमेंड कर रही हैं कि ये जो प्रोसीजर है पर्टिकुलरली दैट कैन बी डन इन अ सेफ वे, ऐसा कहीं बात नहीं हुई है, तो हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है। मैनिक्विन इज टू गिव गाइडेंस ऑन, देखो गाइडेंस वर्ड जहाँ पे भी आएगा, प्रोसीजर वर्ड जहाँ पे भी आएगा, तो गाइडेंस में देखो आपको कहीं ना कहीं स्टेप्स दिए होंगे कि ये मान लो किसी प्रोसीजर की बात हो रही है, तो ऐसे बात हो रही होगी कि आपको फर्स्टली हैंड वॉश, पेशेंट को बताना है आप कौन सा प्रोसीजर कर रहे हो। देन पेशेंट एग्री होगा, आप कंसर्न लोगे, उसके बाद आप ट्रे तैयार करोगे, या फिर जो भी प्रोसीजर आप कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आप जो है अपने इक्विपमेंट रेडी करोगे। देन आप हैंड वॉश करोगे, देन आप परफॉर्म करोगे। ओके, ऐसा कुछ गाइडेंस दिए होंगे, स्टेप्स दिए होंगे। बट हमारे पास ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं था। ठीक है, ऑन पोटेंशियली डेंजरस प्रोसीजर एरिक ऐसी कोई बात नहीं करी थी। उसने ये बोला था कि हमारे पास मैनिक्विन्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं ऐसे प्रोसीजर करने के लिए जो पोटेंशियली थोड़े से डेंजरस होते हैं अगर हम रियल पेशेंट्स पे करते हैं तो। जबकि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम इतने सफिशिएंट नहीं है कि हम डायरेक्टली पेशेंट्स पे वो प्रोसीजर कर पाएँ। तो ऐसा तो नहीं बोला है यहाँ पे कहीं पे भी कि गाइडेंस दे रहे हैं हम कि कैसे हम पोटेंशियली डेंजरस प्रोसीजर कर सकते हैं। बट यहाँ पे बोला है इंट्रोड्यूसिंग अ फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूट ट्रेनिंग। यस, दिस इज द राइट आंसर। पूरे पैरा में हमने यही पढ़ा है कि सब्स्टिट्यूट ट्रेनिंग है, सब्स्टिट्यूट ट्रेनिंग है। अकेला मैनिक्विन सब्स्टिट्यूट ट्रेनिंग नहीं है, या फिर मेथड नहीं है, उसके अलावा और भी हैं। एनिमल मॉडल्स हैं, हाई फिडेलिटी सिमुलेशंस हैं। तो देखो ऑल ओवर द टेक्स्ट में क्या बात हो रही है, यही बात हो रही है कि एक ट्रेनिंग का तरीका है। अगर आप रियल पेशेंट्स पे नहीं कर सकते हो, आप पहले लर्निंग फेज में हो, जब भी आप ट्रेनिंग सेशंस में होते हो, अपनी इंटर्नशिप में होते हो, आपको इन चीज़ों पे, आपको डमीज पे, या आप बोलो मैनिक्विन्स पे आपको सिखाया जाता है। आफ्टर दैट आपको रियल पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन करवाई जाती है, वो भी आप डायरेक्टली पेशेंट पे कोई प्रोसीजर नहीं करते हो, आप सुपरवाइज तरीके से, आपको कोई ना कोई सुपरवाइज कर रहा होता है। देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे बैकग्राउंड नॉलेज पे ही होते हैं। बेसिकली हमें थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड नॉलेज भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो आप बहुत इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे हमने गैसिंग टेक्निक से पहले ही एलिमिनेट कर दिया था। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लंबा चला जाता है मेरा, क्योंकि मुझे होता है कि आप एक एक लाइन अच्छे से समझो, क्योंकि यहाँ पे आप मॉक टेस्ट नहीं कर रहे हो जिस पे मैं पूरी टाइमिंग लगाऊं, 2 मिनट का प्रेशर दूं आपको। तो एक एक लाइन से समझोगे तो जब आप खुद का मॉक टेस्ट करोगे आप इजीली समझ सकते हो कि कैसे अप्रोच करना है। यही मेरी एक इंटेंशन है लॉन्ग एक्सप्लेनेशन की। ओके,
So let's move on to the next question. Question number 3 is the email is reminding staff that logbook should not. Okay. Attention should be given on should not. ठीक है, अभी तक जो भी है attention, एक सेकेंड, ठीक है, शुड नॉट। तो क्या बात हो रही है, ईमेल। आप इसको देखो, ईमेल कंफ्यूज नहीं होना है, इन्होंने यही बोलना है। मैनुअल बोल सकते हैं यहाँ पे, ये टेक्स्ट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं ये, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो टेक्स्ट है ये रिमाइंड करवा रहा है स्टाफ को कि जो लॉग बुक है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, शुड नॉट। हम या पूरा पढ़ते नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ते हैं, यहाँ तक पढ़ के फटाफट और सीधे इस पे चले जाते हैं या इस पे चले जाते हैं, और यहाँ पे भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर देते हैं। लेकिन देखो, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दी है, पॉजिटिव दी है, उस पर ध्यान देना। शुड नॉट दिया है ना यहाँ पे, तो यू हैव टू मार्क दिस। यहाँ पे आप नॉट गिवन लिख सकते हो, जस्ट इसलिए कि आपको याद रहे ये, या फिर आप फॉल्स लिख सकते हो। अगर फॉल्स वाला, व्हाट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन दिस इन दिस टेक्स्ट, तो आप वहाँ पे फॉल्स लिख सकते हो। बट यहाँ पे शुड नॉट दिया है, तो ऐसा क्या इंफॉर्मेशन है जो उस लॉग बुक में नहीं होना चाहिए और इस स्टाफ को पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 1 इज कंटेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, ठीक है। इसको एक मिनट इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अगेन हम वही टेक्निक यूज करेंगे। लॉग बुक शुड नॉट कंटेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। अच्छा, लॉग बुक वो होती है जिसमें हम ट्रेनिंग टाइम पे हमें लॉग बुक मिलती थी और हम उस पे डेट डालते थे कॉलम में। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे स्पेस है, ओके। सो हम क्या करते थे, एक कॉलम में डेट होती थी, एक कॉलम में सीरियल नंबर होता था, एंड देन प्रोसीजर का नेम, और उसके बाद हमने कब उसको किया है, और आगे साइन होते थे हमारे, फिर टीचर के साइन होते थे जिन्होंने वो प्रोसीजर हमसे करवाया होता था, सुपरवाइज किया होता था। फिर हमने सही किया, नहीं किया, दोबारा ज़रूरत है उसको करने की या नहीं, वो टीचर डिसाइड करती थी। इस तरीके की लॉग बुक हर इंटर्नशिप में आपको हर कॉलेज प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं लॉग बुक। अब जहाँ तक मुझे याद है, हमारी लॉग बुक में ऐसा कुछ नहीं था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीजर कितनी बारी हमने किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए लॉग बुक में। अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन ये कह रहा है कि लॉग बुक में शुड नॉट कंटेन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार प्रोसीजर किया आपने, ऐसा तो नहीं है जितनी बार आप सही नहीं करोगे टीचर उतनी बारी करवाएगा, तो ये तो गलत लग रहा है, ठीक है। शुड नॉट हैव एनी पर्सनल डिटेल ऑफ पेशेंट, ऐसा तो पर्सनल डिटेल तो उसमें होती भी नहीं थी, ऑप्शन ही नहीं था उसमें, ठीक है। हैव एनी यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ पेशेंट। यूनिक देखो, आईडी, यूनिक नंबर आईडी होती है, आईडी तो लिख सकते थे, बट टेक्स्ट पढ़ लेते एक बारी, ठीक है। मेरी तरफ से ए तो एलिमिनेट होता है, क्योंकि हमें रॉन्ग वन ढूंढना है। देखो यहाँ पे जो जो हमें फेयर लगता है ना, तो हम उस पे ध्यान देना शुरू कर देते, जबकि हमसे पूछा है कि रॉन्ग वन बताना, क्या रॉन्ग है इनमें, ठीक है। रॉन्ग ऑप्शन, ऐसे आप बड़ा बड़ा लिख लो अगर आपको याद नहीं रहता तो, ओके। अभी हम टेक्स्ट पे जाते हैं। इट इज़ इसेंशियल टू कीप अ लॉग बुक, ओके। हमने डायरेक्टली जाना है, मुझे यहीं पे पहले ही दिख गया शुड नॉट, तो यहाँ कहीं पे भी नेगेटिव। द लॉग बुक शोज नॉट ओनली, नॉट ओनली देखो, नॉट ओनली मतलब होता है, अब इन्होंने आपको कंफ्यूज करना होगा यहाँ पे। नॉट ओनली द नंबर ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म बट ऑल्सो हाउ फ्रिक्वेंटली एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। ये कह रहा है कि लॉग बुक में ये होना चाहिए। नॉट ओनली का मतलब है कि सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत कुछ होना चाहिए। इस एक ओनली की वजह से आपका सेंटेंस चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या, द लॉग बुक शुड नॉट कंटेन, ये भी यही पूछ रहा है हमसे, कंटेन पेशेंट पर्सनल डिटेल्स।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स ऑल दो को अगर हम सिंपली लिखें तो बट यूनिक आइडेंटिफायर्स आर परमिटेड। यूनिक आईडी और हॉस्पिटल नंबर आर परमिटेड। परमिटेड मतलब कैन बी रिटन। सो यहाँ से देखो कैसे हमारा एलिमिनेशन टेक्निक से आंसर हमारा आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्लीज ध्यान देना है, एक एक छोटी छोटी चीज से आपके जो आंसर्स हैं वो आएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे शुड ओनली या फिर नॉट ओनली ऐसा आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि नॉट ओनली नेगेटिव नहीं है इसमें। इसका मतलब ये है कि सिर्फ यही नहीं, नॉट ओनली द नंबर ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड बट ऑल्सो हाउ फ्रिक्वेंटली। ये कह रहा है कि नॉट ओनली नंबर ऑफ प्रोसीजर, पर कितनी बार किया, किन सर्कमस्टांसेस में किया, वो भी लिखना है। तो ये पॉजिटिव है, तो इसके नीचे ही नेगेटिव इन्होंने दिया है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। The guidelines establish that the healthcare professional should। गाइडलाइन क्या एस्टैब्लिश कर रही है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए। शुड मीन्स क्या करना चाहिए। ओके, सो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम। बहुत फनी क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें, जैसे इररिलेवेंट सी इंफॉर्मेशन होती है ऐसे कंफ्यूज करने के लिए। जैसे ऊपर हमने एक दो क्वेश्चन पढ़े मैनिक्विन वाला, कि मैनिक्विन शुड रिकमेंड सेफ प्रोसीजर, मैनिक्विन विल गिव गाइडेंस। इस तरीके के क्वेश्चंस भी होते हैं, आपको थोड़ा सा बस अपना माइंड फोकस करना होता है। अब यहाँ पे भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, गाइडलाइंस मीन्स दिस टेक्स्ट। ओके, establish means what the guideline is saying, that the healthcare professional should। healthcare professional को क्या करना चाहिए ऐसा गाइडलाइन बोल रहा है। गाइडलाइन में ऐसी क्या इस टेक्स्ट में ऐसी क्या गाइडलाइंस हैं या फिर ऐसी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को फॉलो करनी चाहिए। ओके, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अगेन हम लोग अपने क्वेश्चन के साथ ऑप्शन पढ़ेंगे। द हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड sterilize medical equipment according to the manufacturer's instruction। Okay, healthcare professional should create, document, implement and maintain a certified quality assurance system। ठीक है, healthcare professional should kill all microorganism capable of। okay, सो देखो यहाँ पे कैसे इन्फॉर्मेशन, दो जो ऊपर वाले ऑप्शंस हैं वो थोड़े फेयर लग रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप देखो कि ऑप्शन सी जो दिया है ये किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि वैलिड है। हाउ अ प्रोफेशनल कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वी कैन नॉट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वी आर नॉट एबल टू किल। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू मी। गेसिंग टेक्निक बोल लो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये रॉन्ग है। और आई होप आप लोगों को भी समझ आ गया होगा, तो आपके अकॉर्डिंग भी ये रॉन्ग ही होगा। ओके, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसको। सो मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आउट है। एक बार फिर भी पढ़ लेंगे अगर कुछ ऐसा इतना वाइल्ड आंसर दिया होगा तो। ओके, द गाइडलाइन एस्टैब्लिशेस दैट हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड। अब हेल्थ केयर की बात कहाँ हुई है, वी विल ओनली रीड फ्रॉम देयर ओनली। ओके, स्टरलाइजेशन इज द, ये देखो इंट्रोडक्शन दिया है, हमसे कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल का पूछा है, ना कि हमसे स्टरलाइजेशन का पूछा है। ऑप्शन के अंदर स्टरलाइजेशन के बारे में बात हुई है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो हम इंट्रो नहीं पढ़ेंगे। अभी स्टरलाइजेशन के बारे में लिखा हुआ कि क्या है क्या नहीं है, इसका फुल स्टॉप कहाँ पे है वो देखते हैं यहाँ पे। तो फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यहाँ पे हमारी बात हुई है, will create, document, implement, okay, and maintain a certified quality assurance। create, document, implement and maintain a certified quality assurance system। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है स्टेरिलाइजेशन की।
कि स्टरलाइजेशन की, जब हम स्टरलाइजेशन करते हैं तो उसको हमने क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, फिर मेंटेन करना है कि सर्टिफाइड क्वालिटी हम उसको प्रोवाइड करें, ना कि प्रोफेशनल को ये करना है। ठीक है, जब भी स्टेरलाइजेशन होगी उस फाइल उसको हम नोट डाउन करेंगे और उसकी एक फाइल क्रिएट करेंगे। प्रोफेशनल एक क्रिएट करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, बट क्या करेगा, आगे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, राइट। अब देखो आंसर यहाँ से आया है, स्टेरलाइज मेडिकल इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था, यहाँ से हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो यहाँ तक तो हमारा आंसर नहीं आया है क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। इसके ऊपर हमें ये ढूंढना पड़ेगा अब क्योंकि मैंने दो ऑप्शन तो पहले ही निकाल दिया, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ए आंसर देखना पड़ेगा कहाँ से आ रहा है, या फिर देखना पड़ेगा अगर ए आंसर गलत हुआ, अपोजिट हुआ, तो फिर मेरा आंसर बी आएगा। ठीक है, बट सी तो किसी भी हाल में नहीं आएगा। ओके, अभी यहाँ तक आंसर नहीं आया तो इससे ऊपर हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ से, ये फुल स्टॉप है तो यहाँ से मेडिकल इक्विपमेंट से, मेडिकल इक्विपमेंट एंड आइटम intended for sterilization and pre-sterilization preparation are used in accordance with the manufacturer instructions। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड स्टेरलाइज मेडिकल इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन। इसने यही चीज बोली है, उसने जो ऑप्शन में बोला है वही उसने टेक्स्ट में बोला कि जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स आइटम्स हैं जिनकी स्टेरलाइजेशन होती है या फिर प्री स्टेरलाइजेशन प्रिपरेशन है, वो हमने मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही करनी है, अपनी मर्जी से नहीं करनी है। मैन्युफैक्चरर ने अगर लिखा है कि 20 मिनट्स इसका स्टेरलाइजेशन होगा तो दैट मीन्स 20 मिनट ही होगा। अगर हम उसको 20 मिनट से उसको 1 घंटा 1.5 घंटा कर रहे हैं तो भी डैमेज, अगर उसको अंडर स्टेलाइज कर दिया 20 मिनट मिनिमम उसने बोला कि करना है और हमने 10 मिनट में उसको बाहर निकाल दिया, दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो देखो ये इंफॉर्मेशन मैच हो रही है इसके साथ, ना कि बी, बी इज अ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, सी तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन मैच हो रही है, तो हमारा आंसर है ए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट स्टिल कई लोगों को ट्रिकी लग सकती है। The guidelines require those undertaking hand washing procedure. Guidelines means this, require those undertaking means health professionals, हैंड वॉशिंग प्रोसीजर टू, जो हेल्थ प्रोफेशनल हैंड वॉशिंग करते हैं उनके लिए ये गाइडलाइंस हैं। अब आंसर क्या है वो देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, रिंस हैंड विथ वार्म वाटर, रिंस हैंड्स अंडर फ्लोइंग वाटर, वॉश हैंड्स फॉर ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स। ओके, तो ऑप्शन ए में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम वार्म वाटर के साथ करें हैंड वॉशिंग तभी सही है, ऐसा नहीं है। रिंस हैंड्स अंडर फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर में ही हम रिंस करते हैं हैंड्स, ना कि किसी कांस्टेंट स्टिल वाटर के साथ हम जो है हैंड वॉश करते हैं, खासकर जो अपने हॉस्पिटल की बात हो रही है तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं टब में पानी रखा है वहीं पे हमने हैंड वॉश किया और प्रोसीजर कर दिया, इट्स नॉट पॉसिबल। वॉश हैंड्स फॉर ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, 1 to 3 मिनट्स का टाइम होता है हमारा, 30 to 60 सेकेंड्स, फिर 1 to 3 मिनट सर्जिकल हैंड वॉशिंग, ये हमारी टाइमिंग होती है। हमारा टेक्स्ट क्या कह रहा है वो देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, रिंस हैंड्स विथ वाटर, ना इसने ये नहीं बोला कोल्ड वाटर या फिर हॉट वाटर, ऑप्शन ए इज एलिमिनेटेड। अप्लाई इनफ सोप की कोई बात नहीं हुई है, वॉश हैंड्स फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स, रिंस हैंड अंडर द रनिंग वाटर, रनिंग एंड फ्लोइंग वाटर इज द सेम। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड यहाँ पे भी दिया है, एटलीस्ट 30 सेकेंड यहाँ पे भी दिया है, बट इसमें बहुत डिफरेंस है। हमारा आंसर बी है, ये मैं पहले बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट लाइन दी हुई है,
rinse hand under the running water, rinse hand under the flowing water, flowing and running is the same. अब ये सी ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हुआ हमारा? सी ऑप्शन एलिमिनेट होता है, देखो ऑलमोस्ट का मतलब होता है नियरली। मान लो जैसे मुझे कोई काम दिया है और मुझसे कोई पूछ रहा है कि वो काम कितना हुआ है, तो मैं ऐसा जवाब दूं ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, बस थोड़ा सा रह गया, मतलब नियरली हो चुका है फिनिश, लिटिल बिट रह गया, मतलब 95% हो गया, 5% रह गया है। ऑलमोस्ट 100% बट नॉट एग्जैक्टली 100%। ठीक है, ये मतलब होता है ऑलमोस्ट, कि 30 सेकेंड तक ऑलमोस्ट आपको करना है। लेकिन ये कह रहा है एटलीस्ट 30 सेकेंड। एटलीस्ट मतलब अब मुझसे कोई पूछेगा कि कितना काम हुआ है और मैं बोलूँ कि एटलीस्ट 30% हुआ है, अभी तो है, मतलब बहुत ज्यादा अभी करना है, थोड़ा सा हुआ है। तो एटलीस्ट यहाँ पे मतलब है कि एटलीस्ट आपको 30 सेकेंड्स करना है, लीस्ट। उससे ज्यादा आप कितना भी कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम इसमें देखो, ये जो मैक्सिमम मिनिमम वाली जो लाइंस हैं ये आपको बार बार आएंगी रीडिंग में। इसको मैं एक अलग से, अगर आपको वीडियो चाहिए है जिसमें न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन या फिर मिनिमम मैक्सिमम डोजेस की भी बात होती है, अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली वो वीडियो ड्रॉप करूंगी। ठीक है, तो एटलीस्ट का मतलब होता है 30, एटलीस्ट 30 सेकेंड, मतलब सिर्फ 30 सेकेंड, मिनिमम 30 सेकेंड्स। तो और ऑलमोस्ट 30 सेकेंड मतलब मैक्सिमम तक पहुंच जाओ आपकी, बस फिनिश होने वाला है, या फिर मैक्स वैल्यू ऑलमोस्ट नियर अबाउट। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपोजिट इंफॉर्मेशन है, ये क्या आंसर नहीं हो सकता। ऑलमोस्ट और एटलीस्ट में बहुत फर्क है, सिर्फ डिजिट सेम है, इंफॉर्मेशन बहुत डिफरेंट है। तो हमारा आंसर इज बी। ठीक है, एक बार आप दोबारा इस क्वेश्चन को देख लो या फिर स्क्रीनशॉट कर लो, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ। थोड़ा सा रिवाइज कर लो, मैंने क्या समझाया है। ठीक है, इन वर्ड्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, मिनिमम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट बी। दिस गाइडलाइन एक्सट्रैक्ट सेज दैट द नर्स इंचार्ज के बारे में बात हुई है डायरेक्टली। ओके, हिंट बहुत बड़ा, जब ऐसी कोई बात होती है, जैसे अभी जितने भी हमने क्वेश्चन किए सब में इन्होंने हिंट दे रखा था कि किसके बारे में ये पूछ रहा है। अगर हमसे डायरेक्टली ऐसा पूछा जाए कि व्हाट डज दिस एक्सट्रैक्ट टेल अस अबाउट, तो फिर वो जिस्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें हमें पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ता है। लेकिन हर क्वेश्चन में हमें हिंट मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाता है, हम डायरेक्टली सिर्फ उस हिंट पे जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, nurse in charge should inform relatives about patient discharge if the patient's health condition requires it. Okay. Second option is, nurse in charge should arrange transportation from the hospital if the patient health condition requires. बाकी की information same थी, starting change है. Nurse in charge should book an ambulance from the hospital if the patient's health condition requires it. Okay, so directly in text we will go for the nurse इंचार्ज, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दी है तो। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो पेशेंट डिस्चार्ज के बारे में बात हो रही है, कहीं पे भी नर्स का ऊपर जिक्र नहीं है, डॉक्टर की बात है, कंसल्टेशन की बात हो रही है। आफ्टर द पेशेंट डील्स मैटर सच एज ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड नोटिफाइज देयर relatives. If the patient is not collected by relatives, the nurse will book an ambulance if the patient's health condition requires it. Okay,
सो यहाँ से आंसर आ चुका है ऑलरेडी, पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। देखो अगर आपको पूरा पढ़ना है, मैं एक बारी पढ़ देती हूँ आपको, ठीक है। ओके, सो इफ द पेशेंट्स कंडीशन improves so that the treatment can be continued through an outpatient facility or at home, then the patient is discharged. The patient may also be discharged at their own request, known as DAMA. हमारे यहाँ इसको लामा बोलते हैं, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, declaration that they are leaving on their own request. The release is decided by the attending doctor after consultation with the senior consultant. After that, the patient deals with the necessary matters such as transportation from the hospital and notifies their relatives. ओके, पूरा टेक्स्ट मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ एक बारी। इसमें ये कहा गया है कि अगर पेशेंट की जो है हेल्थ कंडीशन अगर आपको लग रहा है कि इम्प्रूव हो चुकी है और एक उसको आउट ओपीडी बेस पे अगर वो आता है या फिर घर पे ही वो अपनी केयर कर सकता है, तो उसको डिस्चार्ज दे दिया जाता है, ठीक है। या फिर पेशेंट खुद के लिए डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर हमें लगता है कि पेशेंट को 1-2 दिन और रहना चाहिए हॉस्पिटल में और पेशेंट खुद रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे डिस्चार्ज चाहिए, तो ऐसे केसेस में भी पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। हम ज़बरदस्ती पेशेंट को हॉस्पिटल में नहीं रख सकते, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है ऑन ड्यूटी, वो कंसल्टेंट से बात करता है और कंसल्टेंट ऑर्डर देते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके बाद जो नेसेसरी मैटर्स होते हैं, जैसे समरी बन गई, मेडिसिन समझाना हो गया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, उनके अटेंडेंट को बताया जाता है, या फिर पेशेंट खुद बताता है अपने अटेंडेंट को कि मैं छुट्टी ले रहा हूँ तो मुझे लेके जाओ। अगर मान लो किसी के अटेंडेंट नहीं आ सकते या नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना है, नॉट कलेक्टेड बाय रिलेटिव्स, अगर पेशेंट को उसके रिलेटिव नहीं लेके जा रहे हैं, देन नर्स विल बुक एन एम्बुलेंस इफ द पेशेंट हेल्थ कंडीशन रिक्वायर्स इट। अब ऑप्शंस में कहाँ है, द नर्स इन चार्ज शुड इन्फॉर्म द रिलेटिव, नहीं, यहाँ पे इन्फॉर्म द रिलेटिव बोला है। इफ द पेशेंट शुड इन्फॉर्म द पेशेंट रिलेटिव्स, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि नेसेसरी मैटर्स हम डील करेंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया हॉस्पिटल से, और रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करेंगे। बट यहाँ पे क्या बोला है, नर्स इंचार्ज शुड इन्फॉर्म रिलेटिव्स अबाउट पेशेंट डिस्चार्ज इफ द पेशेंट्स हेल्थ कंडीशन रिक्वायर्स इट। तो ये ठीक है, बट ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेन जो नर्स इंचार्ज क्या करेगी उसके बारे में बात हो रही है। ये तो इन्फॉर्मेशन जो है, ये डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद इन्होंने डायरेक्ट जैसे ऑर्डर दे दिया सेल्फ डिस्चार्ज का, अगर पेशेंट रिक्वेस्ट कर रहा है तो डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया। बट ये स्टेटमेंट नर्स की नहीं है, और यहाँ पे पूछा है नर्स का। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी है, बट ये नर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि नर्स ऐसा करेगी कि उसके घर पे फ़ोन करेगी। देखो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ इसके बाद स्टार्ट कर दिया मैटर जहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा नहीं आएगा। इन्फॉर्मेशन ज़रूर है ये टेक्स्ट में, बट ये नर्स ने नहीं बोला है या नर्स नहीं करने वाली है इसको। नर्स शुड अरेंज ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल इफ द ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई है, अगेन सेम सेंटेंस में, जो नर्स ने नहीं किया है या नर्स नहीं करना है। अब ट्रांसपोर्टेशन में देखो बहुत सारी चीज़ें आती है, कैब भी आती है, बस भी आती है, ठीक है, बाइक भी आती है, खुद की कार भी आती है। अब किस टाइप की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात हो रही है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन हॉस्पिटल से वो कैसे जाएगा, उसके रिलेटिव्स डिसाइड करेंगे या फिर पेशेंट डिसाइड करेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, ठीक है। बट नेक्स्ट टेक्स्ट में इसने बोला है, अगर पेशेंट को नहीं ले जाया गया रिलेटिव के द्वारा, तब नर्स बुक करेगी एम्बुलेंस, और अगर पेशेंट की कंडीशन ये अलाउ करती है कि भाई उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत है घर जाने के लिए। बट अगर पेशेंट ठीक है और वो चाह रहा है कि मैं खुद मतलब चला जाऊँ कैब करके या कुछ भी है, तो वो जा सकता है। बट यहाँ पे लिखा है कि अगर वो भाई रिलेटिव नहीं लेके गए, देन नर्स को बुक करना पड़ेगा। अब बहुत सारे सिनेरियो हमारे माइंड में आते हैं कि हमारे पेशेंट ऐसे जाते हैं वैसे जाते हैं, बट अब टेक्स्ट में क्या बोला है भाई, हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर देखना है, क्योंकि हमारा जो ओईटी है हमारा उसी से क्लियर होगा कि ये टेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड जो सिनेरियोज, रियल बेस्ड सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं।
बट यहाँ पे इन्होंने बोला शुड बुक एन एम्बुलेंस, शुड अरेंज ट्रांसपोर्टेशन, बाकी सारी स्टेटमेंट सेम है, लेकिन शुड अरेंज और शुड बुक में डिफरेंस है। इसने नर्स विल बुक बोला है, ना कि नर्स विल अरेंज। तो देखो ये छोटी छोटी चीजों से ही आपका कितना डिफरेंस आ जाता है, आपका यहाँ पे आंसर लूज हो सकता था 1 मार्क। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे लिख देते कि ट्रांसपोर्टेशन तो कुछ भी हो सकता है, जरूर थोड़ी एम्बुलेंस, अगर उसको रिक्वायरमेंट नहीं है तो एम्बुलेंस क्यों करना है, ट्रांसपोर्टेशन तो कुछ और भी हो सकता है, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। लेकिन हमने आंसर वही लिखना है जो टेक्स्ट में दिया है, जो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नर्स विल बुक, नर्स क्या कर रही है बस वही हमसे पूछा है तो हम वही बताएंगे। ओके, सो आज के लिए 6 क्वेश्चन, आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगी है। और अभी फ्यूचर में जो भी वीडियो आएगी मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा लेंथ कम हो, एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कम हो। अगर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं फिर क्वेश्चन कम करूँगी। एंड अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप, अगर आप चाहते हो कि मैं ये मैक्सिमम मिनिमम वाला या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स